कर्जा मांगेंगे सूद के ऊपर, ये चीजें जब तक हम इसको सही। अब कैपिटलाइज नहीं करेंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट खुद है, आप तो आप इकोनॉमी के इस एक्सपर्ट नुक्ते हैं, को हम बड़ा जरा मुश्किल होगा। इस नुक्ते को अब्दुल्ला साहब के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका ट्रांसमिशन के लिए, आपने वक्त निकाला। पहले ज़ाहिर है पिछले एक साल की जो यादें हैं वो पिछले मई की, आप पहले वो ज़ाहिर है उसको ताज़ा करेंगे, ज़रा उसको एंजॉय करेंगे, फिर ये ज़ाहिर साहब के इस नुक्ते पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि अब हमें इस सिफारती कामयाबी के बाद ज़ाहिर है आखिर में अपनी मईशत को भी मजबूत करना है ना, तो इसको भी आगे लेकर चलना है। ये वो तमाम बड़े अहम इक़दाम हैं जो अभी ज़ाहिर शाह साहब ने आगे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले एक साल के हमारा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत के लिए शेर है कि याद माजी अजाब है या रब, तो उनके लिए तो अजाब है। और यही वजह है कि कल उन्होंने एक इंतहाई भोंडा, एक वो जिसको कहते हैं क्रैकर, उन्होंने फाड़ दिया बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने। देखें, उनको कम से कम एक अच्छे फिल्म से उसके राइटर को पकड़ लें तो शायद स्टोरी अच्छी बन जाए। लेकिन भारत की मजबूरी ये है कि वहाँ करप्शन बहुत है, और मोदी सरकार पैसे तो देती है ए1 फिल्म के ए1 जो राइटर है उसके लिए, लेकिन कोई थर्ड क्लास किस्म के राइटर से ये स्क्रिप्ट लिखवाए जाते हैं। जैसे पहलगाम लिखवाया गया, जैसे उड़ी लिखवाया गया, जैसे जो है वो आपने मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं। मकसद यहाँ ये कहने का है कि भारत का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि भारत का जो एक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार था वो अपने अख्ताम को पहुंच गया। जो अपने आप को सिक्योरिटी ना प्रोवाइड कर पाए वो दूसरे को क्या सिक्योरिटी देंगे। दूसरी जानिब जो है वो भारत का जो एक राज था, जो कि पाकिस्तान को मालूम था कि ये कितने पानी के अंदर हैं, वो पूरी दुनिया को राज पता चल गया, और साथ ही साथ उनका भरम टूट गया। बतौर चौथी सुपर पावर बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और जो 56 इंच का चौड़ा सीना था, काश के उसके अंदर कोई 5 इंच का दिमाग भी होता तो वो शायद इस किस्म की हरकत न करता। लेकिन एक टेस्ट केस था, और मैं आपको ये गुजारिश करता रहूं कि ये भारत का सिर्फ अकेला मकसद नहीं था। इसके अंदर कुछ तागुती ताकतें थीं जो भारत को आजमाना चाहती थीं। देखना चाहती थीं कि वो चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़े होने से पहले चाइना के सबसे करीबी साथी के साथ क्या सलूक करता है। ये मामला, जैसे बतूल फरमा रही थी, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये प्रोफेशनलिज्म की बात थी, ये यकीन मोहकम था, ये एक जो अल्लाह के ऊपर एक ऐसा एतमाद था, और एक ये जहाद का जो जज्बा था, कुव्वत ईमानी थी, जिसने बुनियादों मरसूस बनाया पूरी कौम को। और जब हम शीशा पिलाई दीवार बने तो फिर नतीजा जो निकला वो अल्हम्दुलिल्लाह सब दुनिया ने देखा। ऑलरेडी दुनिया के वॉर कॉलेजेस में ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हुजम में कम होते हुए, वसाइल में कम होते हुए, हर टेक्नोलॉजी में कम होते हुए ये कैसे किरदार अदा किया। देखें, टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात नहीं हुआ करती। बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत को कोई पहली दफा सबक नहीं सिखाया। हमें फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का भी दौर याद है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग सोवियत यूनियन के खिलाफ आईएसआई की भी याद है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हुए और 6 इस्लामी रियासतें बनी, जो आज पाकिस्तान की तरफ ममनून निगाहों से देखती हैं। दूसरी, अब यहाँ इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये जो अब जंग हुई, इसके अंदर एक दुनिया को ये बताया गया था कि पाकिस्तान रवायती जंग में हमारा हम पल्ला क्या, हमारे तो करीब ज्वार में भी नहीं है, और हम तो पाकिस्तान पुरानी बात हो गई, हम तो उसके मुतालिक बात ही नहीं करते, हम तो और बहुत दुनिया में बढ़ोतरी हमारे लिए है। लेकिन मसला यहाँ ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो उनको चैलेंज कर बैठा, और ये उन्होंने जो पहले 2 दिन किया ड्रोन अटैक, स्वार्म ड्रोन अटैक, ये हमारे लिए नई हिकमत अमली थी, हमें नहीं मालूम था। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, पाकिस्तान ने अपने तुरप के पत्ते अपने हाथ में रखे, और हमारे तमाम रेडार जो थे वो अपनी जगह इंटैक्ट थे। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, उन्होंने ये सोचा कि इनके पास तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स ही नहीं है, इनके पास तो एंटी एयरक्राफ्ट का भी कोई इस तरह से मजबूत सिस्टम नहीं है, इनके पास मिसाइल ऐसे नहीं है जो हमारे ड्रोन्स के ऊपर इस्तेमाल हो सकें। और 2 दिन के बाद जो पाकिस्तान ने फिर अपने कार्ड कुछ पत्ते जो दिखाए, वो 4-5 घंटे भारत के लिए एक आजाब बन गए। हाउएवर, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से अभी
बात की गई, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। हमें भी अब कुछ बातें सामने लेके आनी हैं दुनिया के सामने। नंबर 1, पहली बात यह है कि जब गल्फ वॉर हुई तो उस टाइम पे मिस्र ने अपने कर्जे वापस कराए। हमें भी ये पूछना चाहिए है कि जनाब ये गलीज कर्जे हैं, ओडीएस लोन्स हैं, ये अब हमें वापस नहीं करने, और हमारे लिए इस कौम को हम मजीद सजा नहीं दे सकते। बहरे अरब में नहीं धकेला जा सकता। 47% कौम गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। ये एक बहुत मेरे ख्याल में लम्हा फिक्री है। दूसरी जानिब हम ये जानना चाहते हैं कि $7.1 बिलियन का जो अमेरिका ने असला, 4 जहाज तो वो वहां ईरान में छोड़े नहीं, कि कहा कि जी हम अपना असला नहीं छोड़ के जाते, और यहाँ $7.1 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ गए, जो दहशत गर्दों के जेरे इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जिस जगह का हमें ये खौफ है कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर कोई FATF में आ जाएंगे, ये उन लोगों के लिए होता है जो घबराते हैं। दुनिया के अंदर अब आपने देख लिया, कोई असूल नाम की कोई चीज नहीं रह गई। केमन आइलैंड को देख लें, आप जनीवा के स्विस बैंक्स को देख लें, आप जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को देख लें, आप पैनामा को देख लें, या फिर आप जो है वो दुबई के अंदर देख लें कि जहां पूरी दुनिया का कोई भी पैसा लेके आओ, दे डैम केयर, वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछते, आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तानियों का पैसा है, दुनिया का पैसा है। ये टाइम है पाकिस्तान को पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूल तर्क करके अब हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर और ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ तवज्जो देनी होगी, और हमें कहना पड़ेगा कि हम जो है रिस्पेक्टफुली एंड सिलेक्टिवली हमें अब नो करना सीखना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला साहब, हमें अपने कर्जों को ऊपर बात करनी पड़ेगी। जरा मीडिएशन में कामयाबी के बाद फिर ये हम मौसर तरीकेंगे, इससे पहले एक कोई मंतकी हल निकल आए अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग का, या ये उससे पहले भी ये मुमकिन है? एक छोटा सा ब्रेक जरा हम लेते हैं फिर अब्दुल्ला साहब इस नुक्ते पर, फिर ब्रेक के बाद हम बात करते हैं तफसील से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।